हिंदुस्तान का, हमारे लोगों की खून पसीने की कमाई से आप पले हैं वहाँ पे। हम हमारी खून पसीने की कमाई से पले, आज हमें आंखें दिखाते हैं आप। आज अरे क्या यह बड़े देखे। अभी पता लग जाएगा कितने भारतीय हैं आप। आईएसआई मुर्दाबाद। अटल बिहारी जी ने कहा है हम हमारे मित्र, देखिए आईएसआई आपकी मित्र है, आईएसआई आपकी मित्र है, आईएसआई मुर्दाबाद। आप अपनी पोल खुद खुलवा लेते हैं। देखिए एक सेकंड में नलिन कोहली ने आपको एक्सपोज कर दिया। आप कह रहे थे मुझे भारतीय कहिए, भारतीय कहिए। क्या खाक भारतीय आप लोग? नहीं कहूंगा क्या खाक भारतीय आप लोग? में फर्क होता है, आप पहले वो समझे। तो रियाज नाइक को आतंकवादी नहीं था? आतंकवादी नहीं कहते हैं, आप मुझे दिखा दें आतंकवादी किसको कहते हैं? मुझे कोई आतंकवादी नहीं कहते। रियाज नाइक को आपका भाई था क्या? कोर्ट ने कहा कि रियाज भाई था क्या? वो आतंकवादी था। आपका भाई था रियाज नाइक? देखे मिलिटेंट कहते हैं, देखे मिलिटेंट नहीं कहते, टेररिस्ट कहते हैं। मैं आपको मतलब समझा देता हूं दोनों का। टेररिस्ट, आतंकवादी। सैयद सलाउद्दीन पर जानलेवा हमला हुआ है और 25 तारीख को 12:30 बजे के आसपास ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जियो न्यूज पाकिस्तान में ये खबर चली। हालांकि बाद में दबा दी गई है खबर, अब कहीं नहीं मिल रही है खबर। लेकिन रात को 12:30 बजे के आसपास इस खबर को जियो न्यूज ने चलाया। जो बताया जा रहा है, जो काफिला था सलाउद्दीन का, उस पर एक ब्लास्ट हुआ, गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। उसके काफिले की गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है, वो बहुत बुरी तरह से जख्मी है, उसको सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है। अब यह बताया जा रहा है कि सैयद सलाउद्दीन को एक बड़ा मैसेज देने के लिए आईएसआई और सलाउद्दीन के बीच कुछ पट नहीं रही है। मतलब आतंकी आपस में ही मर मिटेंगे, हम लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस खबर को दबा दिया गया क्योंकि खुद हमला आईएसआई ने करा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, जियो न्यूज ने तस्वीरें चलाई थी। 25 मई को करीब 12:30 बजे सैयद सलाउद्दीन, आतंकवादी जो भारत पर हमले की धमकी दे रहा था, भारत में कई आतंकी हमले करा चुका है और रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद से बहुत परेशान था सैयद सलाउद्दीन। हालांकि उस पर खुद अटैक हो गया, पाकिस्तान में आईएसआई ने अटैक करवाया। इस्लामाबाद की स्ट्रीट नंबर 8 के पास बहुत डिटेल्स, माइन्यूट जानकारी है सिर्फ जी न्यूज के पास। ये जी न्यूज सुपर एक्सक्लूसिव खबर है। सैयद सलाउद्दीन इस्लामाबाद की स्ट्रीट नंबर 8 के पास, उस पर यह अटैक हुआ है, जानलेवा अटैक हुआ है, गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, पर खच्चे उड़े। वो जियो न्यूज का छोटा सा हिस्सा अगर हम सुना पाए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोड्यूसर साहब, अगर वो जियो न्यूज का ये हिस्सा अगर हम सुनवा पाए। अब यहाँ पर जितने भी गाड़ी के जो पार्ट जगह पर बिखरे हुए हैं, बम डिस्पोजल स्क्वाड उसको इकट्ठा कर रहा है और उसके लिए नुकसान पहुंचा है। इस बारे में मजीद जानते हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज बताइएगा तहकीकात कहाँ तक पहुंची है? इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी भी मौके मौजूद है, बम डिस्पोजल स्क्वाड भी मौजूद है और जगह पर ये गाड़ी खड़ी हुई कॉर्डन ऑफ करके यहाँ पर बम डिस्पोजल स्क्वाड के जो हमला है वो यहाँ से नमूने भी ले रहा है, क्योंकि धमाका इतना शदीद था कि G10 में ये गली नंबर 10 में ये धमाका हुआ है और इसकी आवाज 3 से 4 सेक्टर दूर जगहों पे भी सुनी गई था। और अभी हमारे यहाँ पर अनिश अभी से बात हुई है, उनका कहना है कि जिस गाड़ी की। और आपको एक चीज बहुत जरूरी है समझनी, ये वीडियो हटा दिया गया ये चैनल की तरफ से। आप जानते हैं वहां जो सेना कहेगी वही चलेगा। आईएसआई ने इस खबर को दबवा दिया। अब क्या एजेंडा हो सकता है इसके पीछे? आईएसआई ने अटैक करवाया सलाउद्दीन पर। मतलब ये अच्छी खबर हम लोगों के लिए हो सकती है, लेकिन कोई ट्रैप भी हो सकता है। ये बताया जा रहा है कि ये सलाउद्दीन कश्मीर में आतंकी हमले नहीं करवा पा रहा था, क्योंकि कश्मीर में तो हमारी सेना ने आतंकी कमर तोड़ दी है। ये सलाउद्दीन कश्मीर पर हमले नहीं करवा पा रहा था, इस वजह से द रेजिस्टेंट फ्रंट TRF एक नया आतंकवादी संगठन सलाउद्दीन के पैरेलल खड़ा किया गया। इसको लेकर बताया जा रहा है क्योंकि दिक्कत थी आईएसआई और सलाउद्दीन की भी, जिसके बाद सलाउद्दीन पर अटैक करवाया गया आईएसआई की तरफ से। जियो न्यूज ने खबर चलाई, ये पाकिस्तान में खबर चली है, हालांकि अब उसको दबा दिया गया है, तुरंत इस खबर को हटा दिया गया। लेकिन ये चंक हमारे पास था, इसलिए आपको सुनाना बहुत जरूरी था। मेरे साथ बीजेपी की तरफ से नलिन कोहली है, मेरे साथ केके सिन्हा है, रिटायर्ड मेजर जनरल केके सिन्हा, और MS बिट्टा साहब है। नलिन कोहली साहब मैं आपके पास हूं, लेकिन उससे पहले एक मैं कमेंट जो है हमारे आर्मी के जो लोग हैं उनसे मैं एक कमेंट पहले ले लेता हूं। केके सिन्हा साहब, आपको क्या नजर आ रहा है? आईएसआई ने सलाउद्दीन पर अटैक करवाया, फिर खबर दबवा दी, किसी काम का नहीं रहा, मतलब बूढ़ा घोड़ा हो गया सलाउद्दीन, किसी काम का नहीं रहा तो मरवा दो। देखिए अमन जी, बहुत बड़ा खुलासा है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं जो आपने इतना बड़ा खुलासा किया। देखिए रियाज नाइकू के मरने के बाद, मारे जाने के बाद, सैयद सलाउद्दीन का आपको याद होगा एक बड़ा वीडियो आया था जिसमें वो कहता हुआ दिख रहा है कि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, और ये कहता है, वो कह रहा है कि 80 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए हैं
और आज पड़ला भारी है, हम कुछ कर नहीं पा रहे। आपको इस परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा कि आपको जब टीआरएफ की आप बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस फ्रंट की जो बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान आईएसआई का चलाया हुआ एक मुहिम है, जिसमें वो चाहते थे कि आपका हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तोयबा और जैसे मोहम्मद तीनों मिलकर के काम करें। मगर घाटी के अंदर में आपको पता होना चाहिए 80% यदि किसी का दबदबा है वो तो हिजबुल मुजाहिदीन का है। रैक नायकों के मर जाने के बाद आज उसके पास एक कमांडर नहीं है कि वो इन कार्रवाइयों को कर सके। आप आदिल का नाम आ रहा है जो अभी जब गाड़ी पकड़ी गई सेंटरों के साथ में, और इस्माइल का नाम आ रहा है। इस्माइल है जैसे मोहम्मद का, जो कि फौजी भाई के नाम से जाना जाता है। ये लोग जब मिल के काम कर रहे थे तो इसी समय प्रेशर उसको था कि जितने भी ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनको आप लाइए। देखिए जो 40-50 किलो का जो आया है ये अमोनियम नाइट्रेट एंड नाइट्रोजेलेटिन जो आया है, ये पूरा का पूरा इस्माइल को लेकर आना पड़ा है। नहीं, लेकिन आईएसआई क्यों अटैक करवाएगी 5 मई के आसपास? मेरे को ये समझना है, आज जितने भी लोग इस वक्त ताल ठोक के देख रहे हैं, मैं खबर आईएसआई सलाउद्दीन पर क्यों अटैक करवाएगी? सलाउद्दीन कुछ कर नहीं पा रहा है कश्मीर में, कुछ कर नहीं पा रहा है अटैक। एब्सोल्युटली यही वजह है। नहीं, देखिए वजह वही है, हाँ। वजह साफ है। ये चाहते हैं कि हिजबुल मुजाहिदीन आज भी पकड़ यदि घाटी में किसकी है तो वो हिजबुल मुजाहिदीन है, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, वो सारे हिजबुल के हैं, जमाती इस्लामी के लोग हैं, वो सारे के सारे ये सैयद सलाहुद्दीन के लोग हैं। तो वो चाहते हैं और उसके पास कोई बचा नहीं। मतलब इतना ज्यादा प्रेशर है। ऐसा हुआ ना नलिन कोहली, जो मुझे समझ में आ रहा है, आईएसआई के लिए जान लो या जान दो। अब किसी काम की नहीं रहे तो आईएसआई नहीं मरवाने की कोशिश, जानलेवा अटैक बताया जा रहा है कि बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत का। मेरे साथ उज्जवल निकम भी जुड़ गए। पहले नलिन कोहली आप बोल लीजिए सर। नलिन कोहली, आईएसआई के लिए जान लो या जान दो, काम की नहीं रहे इसलिए उड़वा देने की कोशिश। धन्यवाद। आपने अमन जी जो ये जानकारी दे रहे हैं आप, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण दिख रही है और उसके कई कारण हैं। मैं एक सुरक्षा एक्सपर्ट तो नहीं हूं, सेना के हमारे जो सीनियर बैठे हुए हैं वो बता रहे हैं और उनका आकलन सही ही होगा, लेकिन इसका थोड़ा विश्लेषण करें तो इसमें कई महत्वपूर्ण बातें निकलती हैं। पहली बात कि इस न्यूज का हटना इस बात को संकेत देता है, संकेतिक है उसका, कि कहीं ना कहीं ये न्यूज चाहते नहीं है बाहर जाए। तो इसमें कहीं ना कहीं द्वेष की बात है और उस द्वेष को छुपाने के लिए ये न्यूज हट गई, नहीं तो ये न्यूज बड़ी होती और बड़ी न्यूज है और ये मीडिया में रिपोर्ट हुई लेकिन दबाया गया। दूसरी बात जो इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि मोदी जी की सरकार ने आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस, आर्मी, सबको, पैरामिलिट्री फोर्सेस को खुली छूट दी है कि आप वीर हमारे जवान हैं, आप जो उचित समझे कार्रवाई करिए। यहां राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा, राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि आपको स्वतंत्र किया जा रहा है, आपको जो देश की हिफाजत के लिए, भारत की हिफाजत के लिए करना करिए, और उसमें आप देखिए लगातार जो है कामयाबी ही मिल रही है। तीसरी बात, पाकिस्तान में ये एक बिजनेस मॉडल और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। उनका सक्सेस रेट होता है इस बात को चलाना कि जम्मू कश्मीर में हम आतंकवाद कर रहे हैं, हमारे आतंकवादी जा रहे हैं, पूरा मैकेनिज्म है। अब जब यहाँ भारत में उसका विरोध हो रहा है और यहाँ कार्रवाई मिल रही है आतंकवाद के खिलाफ, हमें उसमें सफलता मिल रही है, तो उससे कहीं ना कहीं वो चाह रहे एक मैसेज जाए। तो जो डिलीवर नहीं कर रहा है तो आतंकवादी है, उनके लिए कोई फरिश्ते तो है नहीं, वो तो यूज एंड थ्रो अब्यूज पॉलिसी है। भाई आप हमारे लिए फायदा कर रहे हैं, भारत को तंग कर रहे हैं, तो हमारे लिए फायदेमंद है। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे तो आप हट गए, हम कुछ और करना चाहते हैं। इससे पाकिस्तान का खोखलापन भी पूरा दिख जाता है। बढ़िया ना, आपस में जिसको कहते हैं आपस में लड़ेंगे मरेंगे, ये तो बढ़िया है ना। नलिन कोहली जी, हमारी सेना को उस तरफ जाने की जरूरत ही नहीं ना, अब ये आपस में लड़ मरेंगे। और इससे अच्छी ये तो शुभ न्यूज है, गुड न्यूज है। सलाउद्दीन पर जानलेवा अटैक हुआ, हमला हुआ, दबा दी गई, क्योंकि अच्छी खबर थी। मेरे साथ उज्जवल निकम सर जुड़ गए, सीनियर एडवोकेट हैं। उज्जवल निकम साहब, आईएसआई अगर अटैक करवा रही है, मतलब कश्मीर की रिपोर्ट कार्ड खराब हुई होगी ना, आतंकियों की जो कश्मीर की रिपोर्ट कार्ड है वो खराब हुई होगी, इस वजह से आईएसआई के लिए किसी काम का नहीं रहा सलाउद्दीन। वरना हैरान करती है खबर, आईएसआई सलाउद्दीन पर अटैक करवाएगी, वो तो लाडला है आईएसआई का। उज्जवल निकम। अमन जी ये बात सही है कि अगर आईएसआई सलाउद्दीन पर अटैक करती है तो उसकी वजह क्या है। जहां तक मैं जो आतंकवादियों के खिलाफ केसेस बंबई कोर्ट में चला रहा हूं, हाँ। जहां तक मैंने डेविड हेडली की गवाही 26/11 के आतंकी हमले में ली है,
उस वक्त डेविड हेडली ने जो एक सनसनी खुलासा किया था, वो ये खुलासा था कि लश्कर तोयबा, जो जमात दावा, हाफिज सईद और कई ऐसे पाकिस्तान के जो आतंकी गुट है, उनसे उनकी आईएसआई से तार बहुत जुड़ी है। डेविड हेडली ने हमें कोर्ट में ऐसे कुछ गवाह भी सौंप दिए, जो ईमेल जो हमने पाकिस्तान को भेजे, उससे ये बात तो साफ जाहिर थी कि आईएसआई सभी जो हमारे देश में जो आतंकवादी काम करती है, वो उस आतंकी गुटों से करती है। पाकिस्तान का पल्ला अब इसलिए भारी पड़ रहा था पाकिस्तान को, ये आतंकवादियों को, क्योंकि अमेरिका को दिखाना चाहते थे कि हम कुछ सख्त कदम आतंकवादियों के खिलाफ उठा रहे हैं। और उस दरमियान जो कश्मीर में आतंकवादियों की जो गतिविधियां कभी हुई, जो हमारी आर्मी को हमने क्रेडिट देना चाहिए, उसकी वजह से उनमें एक अनबन शुरू जरूर होगी। जब अभी पाकिस्तान सरकार, आपने जो वीडियो दिखाया वो जो हटा रही है, जब मुझे याद है अभी भी मैंने जो अजमल कसाब के खिलाफ केस चला रही थी, जब पाकिस्तान के जियो टीवी ने एक सनसनी खुलासा किया था कि अजमल कसाब ये हमारा देश का नागरिक है, फरीदाकोट का है, वैसे ही वो जैसे खुलासा वो जाहिर किया जियो टीवी ने, उसके बाद वो पाकिस्तान के सभी चैनल से गुप्त हो गया। इसका मतलब यह है कि आज आईएसआई में और मुजबिल हिजाबुद्दीन का कमांडर, इसमें कुछ ऐसी अनबन हुई है जिसके वजह से आईएसआई को यह कदम उठाना पड़ा। हमने तो खुश होना ही चाहिए, लेकिन हमें यह देखना है फिर तो सबका नंबर आएगा ना, रिपरकेशन क्या होते हैं। क्योंकि कश्मीर को तो अब कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। आज तो इस सलाउद्दीन पर अटैक हुआ है, अब हाफिज सईद, फिर अगला मसूद का भी नंबर, क्योंकि कश्मीर तो आतंक मुक्त होने की राह पर है ना बिट्टा साहब। अब तो हर दिन आतंकी मर रहे हैं। अब मई के महीने में कितने आतंकी मार दिए, रियाज नायकू से लेकर सहराई सब मार रहे हैं। तो आज तो ये सलाउद्दीन पर अटैक है, कल तो आईएसआई के लिए हाफिज सईद और मसूद अजहर भी किसी काम का नहीं रहेगा, उस पर भी अटैक करवाएगा, क्योंकि कश्मीर को तो अब हाथ लगाने देंगी नहीं हमारी सेना। ये तो कहीं के नहीं रहे, इधर हम मारेंगे, उधर पाकिस्तानी सेना मारेगी, आईएसआई मारेगी, क्योंकि ये किसी काम के नहीं रहेंगे। बिट्टा साहब, सबसे पहले तो आपके पास आज एक बहादुर योद्धे जिन्होंने कसाब को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया, उज्जवल निगम जी, उनको मैं वंदे मातरम बोलता हूं। ये बहादुर योद्धे हैं, मौत का कफन बांध करके इन्होंने लड़ाई लड़ी और सुरक्षा को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको बिल्कुल ये बात स्पष्ट कह दूं, पहले भी कहा, आज भी कहता हूं, आगे भी कहते रहेंगे, ये आज का भारत है। जिस भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, बीजेपी का नहीं है, वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है। और उन्होंने आईएसआई को इस तरीके से तहस नहस करके रख दिया है। पूरी दुनिया के अंदर आईएसआई पाकिस्तान के नकाबों को खोल दिया है। अब सर्जिकल ऑपरेशन हुआ, हमारे 40 जवान शहीद हुए, हमने सर्जिकल ऑपरेशन 15 मिनट 10 मिनट पे करके वापस हमारे जवान आते हैं, मौत का कफन बांध के जाते हैं। हम सोए होते हैं, पर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जाग रहा होता है। पैसे वाली स्थिति नहीं थी, आज स्थितियां बदली हैं। और उसने क्या किया सर्जिकल ऑपरेशन के बाद? 370 धारा, 40 जवानों की शहादत के बाद 370 धारा का मामला आया। अब कहाँ जा रहा? अगर कल कहीं बड़ा हमला हो जाता कार बम का, जो आपने सब लोगों के सामने बताया, तो ऑक्युपाई कश्मीर भी हम लेते। हमारी स्थिति हिंदुस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की इतनी शानदार है, चाहे डिफेंस हो, चाहे वो होम मिनिस्ट्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे अजीत डोभाल हो, एक एक चीज को चुन के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने सीमाओं की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र के लिए सजा के रखा है। और आपने देखा होगा पिछले 5 साल के अंदर प्रधानमंत्री जी पूरे दुनिया में घूमे। हम मजाक उड़ाते थे, हिंदुस्तान के लोग कई ऐसे बुद्धिजीवी मजाक उड़ाते थे, हम भी शायद उसमें शामिल हो। हम क्या कहते थे, हमारे प्रधानमंत्री जी बाहर रहते। आज पता चला, हिंदुस्तान को, जनता को पता चला कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी का दिमाग राजनीति नहीं, राष्ट्र की तरफ था।
आपको लगता है कि भारत की ये कूटनीतिक जीत है, भारत के दबाव का नतीजा हो सकता है कि आईएसआई सलाउद्दीन, और एक तरीके से मैं इसको ऐसे जीत मानता हूं कि कश्मीर में हमारी सेना ने आतंकी कमर तोड़ दी, ये आतंकी किसी काम के नहीं रहे, इसलिए आतंकियों का काम तमाम शायद कर रही है आईएसआई, मुझे ऐसा लगता है। हमारे साथ आर के यादव है, फॉर्मर रॉ ऑफिसर हैं, फॉर्मर रॉ ऑफिसर आर के यादव हमारे साथ है। आर के यादव साहब, आपको क्या लगता है सर, आईएसआई सलाउद्दीन पर अटैक? यादव साहब, फॉर्मर रॉ ऑफिसर। ये पाकिस्तान मीडिया से खबर निकली है, हाँ, और एक ही जगह से निकली है, और इसका एक दो दिन में क्या रिएक्शन और न्यूज़पेपर्स या और दूसरा मीडिया हाउस देंगे वहां पे, वो हमें देखना चाहिए। आईएसआई अटैक उस पे क्यों कराएगा, इसके पीछे एक ही रीजन है जो आप सब लोग बोल चुके हैं, लेकिन अटैक कहीं और से भी हो सकता है, ये समझने वाली बात है। दूसरा, ये जो सलाउद्दीन था, अब ये 70 को क्रॉस कर चुका है, 70 साल का हो चुका है, और इस एज में जो यूटिलिटी है आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूं, लेकिन अटैक इसका ऑप्शन नहीं था। अटैक इसका ऑप्शन आईएसआई की तरफ से नहीं होगा, कुछ और रीजन हो सकता है, पर्सनल राइवलरी भी हो सकती है, कुछ और तरह का एक किस्म से कोई टारगेट सलाउद्दीन बन गया होगा, वो भी कुछ हो सकता है। हाँ, कश्मीर में ये इसका जो प्रभाव था वो खत्म हो चुका है, और वो तो मेरे ख्याल से वही सर मैंने कहा ना यादव साहब, आपका थोड़ा सा आपका कनेक्शन थोड़ा सा सही करवाते हैं, थोड़ा ऑडियो क्लियर नहीं आ पा रहा। मैं आपके पास आऊंगा माजिद हैदरी, उसके बाद उज्जवल निकम, मैं आपके पास आऊंगा। एक कमेंट में माजिद हैदरी का ले लेता हूं, मेरे साथ कश्मीर से हैं माजिद हैदरी साहब। अब आतंकी नहीं बचेंगे तो उनके रहनुमा क्या करेंगे घाटी में, तो कहीं के नहीं रहे। जी अमन साहब, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा भारत सरकार को भी और पाकिस्तान को भी, जो इस बेगुनाह कबूतर को भारत सरकार ने छोड़ दिया। और इसके छोड़े जाने पे मुझे वो गाना याद पड़ता है, मैंने प्यार किया पिक्चर का, कि कबूतर जा पहले प्यार की पहली चिट्ठी इमरान खान को दिया, कबूतर जा। बेगुनाह कबूतर जो कबूतर छोड़ा जी, जो कठुआ में पकड़ा गया था, वो आतंकी कबूतर, जो स्पाई कबूतर था, उसको भारत सरकार ने छोड़ दिया है। तो देखिए, दूसरी चीज जो आपने बात कही इस हमले की जो सलाउद्दीन पे हुआ है, देखिए मैं तो 5-6 दिन से, जब से मेरी भारत की भूमि पर चाइना ने हमला किया, मैं तो सोच रहा था कि भारत सरकार चाइना पे कोई सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। अब क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक तो होती नहीं है, फर्जिकल स्ट्राइक होती है। अब अगर सलाउद्दीन पे कोई हमला हुआ है तो भाजपा ने क्यों नहीं उसे कहा कि हमने किया? आप ये क्या इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि भाजपा के कहने पर पाकिस्तानी आर्मी ने किया? आप कहें भाजपा ने किया, क्योंकि भाजपा की छवि इस वक्त बहुत खराब है, भाजपा को इन चीजों से फायदा होगा। आप कहिए अपने चैनल पे कि भाजपा ने हमला कराया, ये भाजपा के कहने पर हमला हुआ। नलिन कॉलेज जी से मैं आदरणीय बड़ा निमंत्रण से कहता हूं कि ये आप बताएं देश को, भाजपा ने कराया, भाजपा ने कराया, क्योंकि चाइना से तो हम लड़ नहीं सकते। चाइना तो हमारे लद्दाख को खा गया, हमारी धरती को खा गया। ये अलग ही एंगल देते हैं। बाय गॉड, आप आईएसआई को इतना करीब से कैसे जानते हैं? आप जानते हैं आईएसआई कॉन्टैक्ट्स हैं आपके इतना करीब से कि आईएसआई नहीं करवा सकती, कैसे आपको पता है? देखिए, मैं नहीं जानता, भाजपा नहीं, मैं कह रहा हूं जैसे आईएसआई ने करवाया, आप बतौर भारतीय है ना, आपको भरोसा नहीं, आपको लग रहा है यहां से करवाया गया है, आप कहां से बोलते हैं? मेरे को तो आप ये देखिए, आरएसएस बीजेपी कहां से आ गई? सलाउद्दीन पर अटैक हुआ, आईएसआई ने करवाया, बात खत्म। अजहर मसूद को छोड़ा, आरएसएस फोबिया है आपको। आरएसएस और आईएसआई का बड़ा पुराना कनेक्शन है, 1999 से कनेक्शन। चलिए, सलाउद्दीन पर अटैक हुआ, अच्छी बात है ना, बात खत्म। आपका आरएसएस फोबिया हो सकता है सर, मेरे को बताइए सलाउद्दीन पर हमला बढ़िया, मरना चाहिए ना आतंकी, फोबिया नहीं मरना चाहिए ना। चलिए दर्शकों को, चलिए, आतंकवादी सलाउद्दीन पर अटैक बढ़िया, मरना चाहिए ना। मैं तो कहता हूं सारे आतंकी जो देश में भी आतंकी हैं, देखें सब आतंकी मरने चाहिए। वो आतंकी भी जिन्होंने हेमंत भाई रियाज नाइकू के मारे जाने पर बहुत दुखी था, जो हेमंत करकरे, मुझे याद है एक डिबेट में आपने बोला था आपका भाई था रियाज नाइकू, करकरे ने कहा कि शी इज मदर ऑफ टेररिज्म। वो आतंकी भी मरने चाहिए, सब मरने चाहिए आतंकी। अच्छा, आतंकी इसी जैसे आतंकी रियाज नाइकू मरा है ना, हो या जैसे आतंकवादी रियाज नाइकू मरा की हत्या कराई, माजिद जैसे आतंकी रियाज नाइकू मरा। देखिए, वो तो मिलिटेंट है, मिलिटेंट और आतंकवादी रियाज नाइकू मरा। आतंकवादी में फर्क होता है, आप पहले वो समझे। तो रियाज नाइकू आतंकवादी नहीं था,
आतंकवादी नहीं कहते हैं। आप मुझे दिखा दें आतंकवादी किसको कहते हैं? मुझे कोई आतंकवादी नहीं कहते। रियाज नायकू आपका भाई था क्या? कोर्ट ने कहा कि रियाज भाई था क्या? वो आतंकवादी था। आपका भाई था रियाज नायकू? देखें मिलिटेंट कहते हैं, देखें मेरे लिए जो टेररिस्ट कहते हैं। मैं आपको मतलब समझा देता हूं दोनों का। टेररिस्ट आतंकवादी, मिलिटेंट ना आतंकवादियों का महिमा मंडन करना होता है। कोई विद्रोही नहीं होते ये लोग, ये विद्रोही नहीं होते कोई, ये आतंकवादी होते हैं। टेररिस्ट आतंकवादी, मिलिटेंट विद्रोही, ये कोई विद्रोही नहीं होते, ये आतंकवादी होते हैं। आप भी उतने ही परेशान है जितना सलाउद्दीन परेशान था। डेफिनेशन रियाज नायकू के मारे जाने से जितना सलाउद्दीन परेशान, उतने ही आप परेशान सर। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सलाउद्दीन को ISI ने मारा, आप कहिए बढ़िया मारा, ताली बजाइए, खुश होइए। आप शुरू हो जाते हैं बीजेपी RSS, बैठते हैं भारत की धरती पर, खाते भारत का है, गाते पाकिस्तान का है, समझ नहीं आता है। नाम नहीं लेने देते जिसने देश के लिए जान दी। आप कहिए सलाउद्दीन मारा, बढ़िया मारा, मरना चाहिए आतंकी, बोलिए ऐसे, बोलिए जैसे रियाज नायकू को जहन्नुम पहुंचाया उसी तरह सलाउद्दीन भी जहन्नुम पहुंचना चाहिए, बात खत्म। आतंकी असीमानंद, आपका भी दिल धड़कता है रियाज नायकू के लिए। RSS बीजेपी कहां पहुंच जाते? ISI ने ISI ने अटैक करवाया है। बात कीजिए ना माजिद हैदरी, ISI का RSS के साथ होगा कनेक्शन, पता नहीं कहां से क्या। नलिन को कराया होगा। अच्छा बढ़िया मारा ना सलाउद्दीन, बढ़िया हुआ ना, बढ़िया अटैक हुआ ना उस पर, बोलिए बहुत बढ़िया अटैक हुआ सलाउद्दीन पर, बोलिए बहुत बढ़िया मरेगा आतंकवादी, बोलिए। चाइना पे होता तो मैं लड्डू बांटता, आपके ही मंच पे लड्डू बांटता। अच्छा सलाउद्दीन के मरने पर लड्डू नहीं बांटेंगे? चाइना पे तो आप कुछ करेंगे। सलाउद्दीन के मरने पर लड्डू बांटेंगे? चाइना पे सर्जिकल स्ट्राइक, सलाउद्दीन आतंकवादी, सलाउद्दीन के मरने पर क्या मातम बनाएंगे या लड्डू बांटेंगे? वो अब उधर की बात है, हमें कहां उधर की बात। आप घाटी में आतंक फैला रहा है कह रहे उधर की बात। नलिन कोहली, हम किसी के मरने पे नलिन कोहली। अमन जी एक बात मुझे बताइए, माजिद हैदरी कश्मीर से है सर, मैं क्या करूं? कश्मीर की आवाज मैं सोचता हूं कश्मीर की आवाज आनी चाहिए, ऐसी आवाज आती है। देखिए ये कश्मीर के व्यक्ति हो सकते हैं, कश्मीर की आवाज नहीं, क्यों इनको कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत किसी चीज का आइडिया नहीं। आप इनकी भाषा सुनिए, कई बार इनको सुनते हुए मुझे लगता है कि मैं क्या एक न्यूज चैनल के डिबेट में बैठा हूं या कॉमेडी शो में। क्या बात है कश्मीर, बिल्कुल मजाक की तरह ये बातें करते हैं। इनका दिमाग कहाँ है, क्या नशे के साथ आते हैं या इनको समझ नहीं है क्या बोल रहे हैं। इनकी बातों में कोई तर्क ही नहीं है, ना सर या पाओ। और मुझे लगता है आपके ऑडियंस भी देखकर उनको लगता होगा एक सीरियस डिबेट में बीच में एक एंटरटेनमेंट पॉइंट आता है, तो शायद उसी अंदाज से सुनते होंगे। मतलब आपने बड़ा स्पष्ट वादी के ऊपर हमला हुआ, खुश है नहीं, हेमंत करकरे का, फिर आपने कुछ और पूछा, RSS पे चले गए। मतलब इनको क्या शहीद होना मजाक। और ये देखिए ना बीच में रोकेंगे। आपने फिर कहा कि नायकू ये एक टेररिस्ट है, मारा गया। नहीं लीजिए उसको टेररिस्ट मत बुलाइए प्लीज, नहीं मैं उसको आप मिलिटेंट मुझे भारतीय कहिए, आप मुझे क्या कश्मीरी कह रहे हैं? मैंने आप एक मिनट, आपने सुना ही नहीं। मैंने कहा आप कश्मीर के नागरिक हैं, कश्मीर भी भारत में है, तो आप वहां के नागरिक हुए तो भारतीय हुए। मतलब आप देखिए ना कितने कंफ्यूज रहते हैं। मैंने आपको क्या भारतीय नागरिक नहीं कहा, मैंने कहा आपकी बातों में ना नहीं होता ना, तो आप ऐसी बात नहीं कहते। आपको शक है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है? आपके मन में शक है जो आप हर चीज को हर अंदाज से नए अंदाज से। माजिद हैदरी, तो इसीलिए मैं इससे पढ़ना नहीं चाहता। देखिए हमारे संविधान में हर व्यक्ति को एक अनुमति है कि वो अपनी बात कहे, वो सेंसिबल बात नहीं, छोड़िए आप अच्छी बात करें, बुरी बात करें, जो करें, लेकिन सर देखिए सर और पाँव के साथ तो बोलिए, कुछ लॉजिकल तो बोलिए माजिद हैदरी साहब। मतलब लोग आपको एक रिस्पॉन्सिबल चैनल पे देख रहे हैं, आप जम्मू कश्मीर की में रहते हैं, उसका अगर आप कह रहे हैं कि मैं उनकी बात को लेके आ रहा हूँ, तो वहां पर आतंकवादी के खिलाफ नहीं बोल रहे आप। मेरी भारत की मातृभूमि पे हमला किया है चाइना ने, आप उस पर कोई हमला नहीं कर रहे, आप अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं सलाउद्दीन पे। अरे भाई चाइना की लद्दाख की बात करें, आपको बताइए, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। आज मैं आपसे चाइना की बात करता हूँ, जनाब आप बात कीजिए उस पर। माजिद हैदरी चाइनीज एक्सपर्ट माजिद हैदरी साहब, चाइनीज एक्सपर्ट है माजिद हैदरी साहब। मुझे नहीं पता था आप चाइना एक्सपर्ट है, चाइनीज एक्सपर्ट है। क्या टॉपिक का डिबेट है, कहां पहुंच जाते हैं? मैंने कहा आप मुझे याद है पिछली डिबेट में आपने भाई कहा था ना रियाज नायकू को। मैं वही आपसे पूछ रहा हूं, रियाज नायकू के मारे जाने पर जितना सलाउद्दीन परेशान, उससे ज्यादा दुखी आप क्यों लग रहे हैं मेरे को? मुस्कुराइए, सलाउद्दीन पर अटैक हुआ है, मुस्कुराइए, हंसिए, खुश होइए, तालियां बजाइए। एक आतंकवादी जिस पर अटैक हुआ है, आपका तो मुंह उतरा हुआ है। हंसिए सर। सलाउद्दीन से मुझे क्या लेना देना? सलाउद्दीन से आपको कश्मीरियों का खून बहाया सलाउद्दीन ने, अजहर मसूद को कश्मीरियों का खून बहाया सैयद सलाउद्दीन ने।
आतंकवादी। बिल्कुल है तो पकड़ के लाए तो ना सैयद सलाउद्दीन, पकड़ के लाए ना उसे। सैयद सलाउद्दीन आतंकवादी, उसने कश्मीरियों का खून बहाया। आप कह रहे मुझे क्या लेना देना? अरे दम है तो दिखाए ना। रियाज नायकू के मारे जाने से आप भी परेशान, सलाउद्दीन भी परेशान, ये रिश्ता क्या कहलाता है सर? मैं बोलता हूँ लाइन पकड़ रियाज के नायकू के मारे जाने पर आप भी परेशान, सलाउद्दीन भी परेशान, ये रिश्ता क्या कहलाता है सर? सलाउद्दीन को पकड़ के लाओ। माजिद हैदरी सवाल नहीं सुन रहे हैं, क्या रिश्ता कहलाता है ये? अच्छा है, मैं अमन जी आपको एक चैलेंज करता हूँ। आप इनसे कहिए, कह दे पाकिस्तान मुर्दाबाद, आईएसआई मुर्दाबाद, सलाउद्दीन मुर्दाबाद। वो भारतीय है, वो कह देंगे। हाँ कह दीजिए ना, भारतीय खुद बोल रहे तो एक बार इनसे पूछ लीजिए और कहिए भारत माता की जय, वंदे मातरम। कह दीजिए पाकिस्तान मुर्दाबाद, आईएसआई मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। माजिद हैदरी, अभी पता लग जाएगा कितने भारतीय हैं आप। आईएसआई मुर्दाबाद। अटल बिहारी जी ने कहा है हम हमारे मित्र, देखिए आईएसआई आपकी मित्र है, अटल आईएसआई आपकी मित्र है, आईएसआई मुर्दाबाद। उन्होंने कहा आप अपनी पोल खुद खुलवा लेते हैं सर। देखिए एक सेकंड में नलिन कोहली ने आपको एक्सपोज कर दिया। आप कह रहे थे मुझे भारतीय कहिए, भारतीय कहिए। क्या खाक भारतीय आप लोग? नहीं कहूंगा। क्या खाक भारतीय आप लोग? सारे जहां भारतीय कहिए, सारे आप खाक भारतीय हैं। आईएसआई मुर्दाबाद, भूल जाइए। आईएसआई मुर्दाबाद। ये किसने कहा मुझे भारत माता की जय कहने? आईएसआई मुर्दाबाद। अरे मुर्दाबाजी मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आरएसएस भी मुर्दाबाद, आईएसआई भी मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। कहता हूं आरएसएस। उज्ज्वल निकम, चलिए ठीक है सर, हो गया सर, पता लग गया कितने भारतीय हैं आप। उज्ज्वल निकम, उज्ज्वल निकम मुस्कुरा रहे उज्ज्वल निकम। लेकिन मैं फिर वही सवाल पूछ रहा हूं सर, अभी तो फिर अगला हाफिज सईद का भी नंबर आएगा, फिर मसूद अजहर का भी नंबर आएगा, क्योंकि कश्मीर में तो अब हमारी सेना इनको पांव जमाने नहीं देगी, टिकने नहीं देगी, तो सब मरेंगे ना एक एक करके। उज्ज्वल निकम। अमन जी, मुझे आज हंसी इसलिए आ रही है कि आज माजिद हैदरी साहब जिस प्रकार कह रहे थे उससे और एक राजनीति करना चाहते ऐसा लगता है। सब्जेक्ट डिबेट का सीरियस था और उस सब्जेक्ट का मजाक उड़ाना मुझे लगता कि ये शोभा नहीं देता। आज सवाल यह है कि आईएसआई ने सलाउद्दीन को क्यों मारा, उसकी वजह क्या हो सकती जी, उसके रिपरकेशंस क्या हो सकते। बिल्कुल। जहां तक आतंकवादियों को मैं स्टडी कई सालों से 93 के बॉम्ब ब्लास्ट से कर रहा हूं, जहां तक उनकी रणनीति में समझ रहा हूं, जब तक आईएसआई को लगता है कि ये बंदा हमारे काम का है, और तब तक उसको मॉरली, मेंटली, फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। जब आईएसआई को लगता है ये हमारा काम का नहीं है, तो पाकिस्तान को पूरी हुकूमत उसको हटा देती है। सलाउद्दीन का मरने के बाद, उसके अटैक के बाद, अभी मरा क्या नहीं मरा, किस प्रकार हुआ, कोई किसी को पता नहीं है। जी जी, सेफ हाउस में शिफ्ट किया है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है, ये बड़ा एक इन्वेस्टिगेशन। मुझे लगता है कि हमारी जांच एजेंसी भी इसके बारे में जरूर कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है, लेकिन हमारे भारतीय हैदरी साहब ने इस प्रकार वक्तव्य कहना ये बहुत गलत है। मुझे बहुत दुख इस बात का हो रहा है। दूसरी बात, एक अहम बात जो है कि जो आज भी पाकिस्तान में हमारे देश के खिलाफ जो हमेशा बकता है वो हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी। पाकिस्तान ने हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट कुछ टाइम किया, उसके बाद छोड़ दिया। 26/11 के आतंकी हमले के बाद मैं खुद भारत सरकार के 3 प्रतिनिधि के साथ इस्लामाबाद गए थे। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स और उनकी जांच एजेंसी हमने डिस्कस किया था, ये ऑफिशियल डेलीगेशन था जी। तब हमने बताया था कि हाफिज सईद के खिलाफ, जकीउर रहमान लखवी के खिलाफ ये सबूत है, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। और उन्होंने कहा कि आप सबूत देंगे। सबूत देने के बावजूद भी पाकिस्तान उस पर एक्शन नहीं ले। तो ये उसके बाद अमेरिका में करते हैं, हमला करें ना सीधा। हाँ, ये आई वॉश भी हो सकता है। हाँ, हैदरी साहब होगा, वो भी होगा। आप आंसू बचा के रखिए, हमला भी होगा। पाकिस्तान पे पकड़ लाए उन्हें, थोड़े से आंसू बचा के रखिए हैदरी साहब, अभी होगा। सारे आपके कथित मिलिटेंट मरेंगे। आपका अपना आदमी, थोड़े आंसू बचा के रखिए हैदरी साहब। आरएसएस के साथ एक ही डिबेट में सारे आंसू बहा देंगे क्या? आरएसएस का एजेंट है। ठीक है, एक ही डिबेट में सारे आंसू बहा देंगे क्या? थोड़ा संभाल जी। आ रहा हूँ उज्ज्वल निकम, बिट्टा साहब आ रहा हूँ। उज्ज्वल निकम, उसके बाद बिट्टा साहब आ रहा हूँ। उज्ज्वल निकम, हाँ उज्ज्वल निकम, बीच में मत बोलिए। जो हाफिज सईद जो हाफिज सईद ने आज भी भारत में जो गतिविधियां कर रहा था, उसको पाकिस्तान अभी भी खुलेआम सपोर्ट कर रहा है। जब हमने सबूत दिए कसाब के देने के बाद, तब पाकिस्तान के अधिकारियों ने हमारे डेलीगेशन को कहा, 4 लोग गए थे
कि भाई सबूत और चाहिए हमें पापीसे के खिलाफ। फिर मैं खुद जरा ठहरिए भाई साहब, जरा ध्यान रखिए, आवाज मैं भी बढ़ा सकता हूँ। आईएसआई से बड़ा दुश्मन बीजेपी है, वो क्या करें हैदरी साहब का, उनके लिए आईएसआई से बड़ा दुश्मन बीजेपी है। रुक जाइए हैदरी साहब, आ रहा हूं। तो हमने अमन जी डेविड हेडली की गवाही, जो मैं खुद पाकिस्तान में अमेरिका में गया था, वहां उसके बाद जो हमने सबूत इकट्ठे किए, डेविड हेडली ने वीडियो लिंक से एविडेंस दिया था और ईमेल करेस्पॉन्डेंस, कौन कौन लोगों से क्या क्या इन लोगों से तार जुड़े, इसके बारे में सब उन्होंने एविडेंस दिया है। उसके बावजूद पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। आज सवाल यह है कि सलाउद्दीन को क्यों मारा गया, क्या वजह थी, इसकी जरूर आज नहीं तो कल पूरा पता लग जाएगा। बट हमें खुशी होने की बात इसलिए है कि आज उनके आतंकवादी उनके देश में मर रहे हैं। किसी लोग हैदरी साहब को शायद दुख होता होगा, उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन हैदरी साहब अब आप भारतीय, ये ध्यान में रखिए। आतंक के बुरे दिन शुरू हो रहे हैं, उनको क्या बुरा लगेगा। एमएस बिट्टा साहब, मतलब ये तो आतंक का दहन पाकिस्तान में शुरू हो गया ना, आतंक के बुरे दिन भाई, अब इधर भी उधर भी, इधर हम नहीं छोड़ेंगे, उधर अब किसी काम के नहीं रहेंगे तो वो नहीं छोड़ेंगे। आतंक के बुरे दिन शुरू, बिट्टा साहब, उसके बाद क्या कैसे ना आ रहा हूं। पहली बात तो एक देख लो, मैं जब से आपने डिबेट शुरू की मैं बीच में किसी में नहीं बोला। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जानता हूं। मैं बोलना चाहता था, मैं बोला नहीं, मेरे बीच में कोई ना बोले। और मुझे ये बताएं अमन जी, ये आरएसएस का एजेंट इन्होंने किसको बोला? क्या उज्जवल निगम जी को बोला? मुझे इतना बता दीजिए, फिर मैं बात शुरू करूंगा कि किसको आरएसएस का एजेंट बोला, मुझे बताइए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, किसको बोला? किसको बोला आरएसएस का एजेंट? नहीं, मेरी बात को दूसरी बात मेरी सुनिए। मैं कौन हूं? अरे बंद कर इसको, बंद कराइए इसको। मैं बोला नहीं इसके बीच में नहीं कभी बोला। मैं चुप करके बैठ जाओ वहां पे, मैं आपकी डिबेट में नहीं बोला हूं, गलतफहमी में मत रहना। और दूसरी बात सुनिए, मैं हूँ सरदार, गुरु गोविंद सिंह जी का सरदार, और क्या कहता हूँ, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, ये मेरा धर्म है। अरे आतंकवादियों के गुंडों, अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी, रोज रोते हैं आपको, रोज फिर रो देंगे आपको, रो देंगे आपको। कहाँ गई शबनम, कहाँ गई डिबेट? अरे कहाँ थे आके बिठा लेते इनको, ये बहस करने के काबिल है हमारे हैं? जो बोले देश के लिए, भारत माँ के लिए, उन जवानों के लिए, वो आरएसएस, वो बीजेपी, जो करे आतंकवादियों की बात, जो करे सलाउद्दीन की बात, वो आरएसएस के एजेंट तुम्हारी ऐसी की तैसी। अरे चलो कभी कांग्रेस कभी भाजपा। अरे कहाँ कितने बहस कर रहा है तू कितने बात कर रहा है? बीजेपी हिंदुस्तान की, कांग्रेस हिंदुस्तान की, पार्टियां दम है तेरे में दम है। अरे मजाकिया हो, कार्टून बन गए आप। देश भारत माता की जय। तेरी टुर तो वहां ठोकेगा तुम्हें कोई, वही ठोकेंगे तुम्हारे। कहाँ निकल गए तुम्हारे आदमी? बड़ी बहस करते थे, तुम भी ठोकोगे किस दिन, याद रखना। तेरी अरे कांग्रेस बीजेपी क्या तुम्हारा देखेंगे आज? तेरी कहाँ से उठा के ले आते यार? देखना 370 धारा हटाई ना, अब तुम्हारे जैसे लोगों की बारी है। रुक जाओ, आवाज उठेगी तुम्हारे। अरे भारत की तरफ को देखे ना सही, भारत के तरफ देखे ना सही। हमने भी मुल्क का पानी पिया है, यही जन्म लिया है, आपने भी लिया। आप गद्दारी करते हो कौम के साथ, भारत के साथ, देश के साथ। हम गद्दारी नहीं करते। हमारे लिए कौम बाद में, हमारे लिए भारत माँ है, याद रखना। अरे कहो भारत माता की जय है हिम्मत। मैं कहता हूँ मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। क्या के तो देखना, अरे क्या के देख, हिंदुस्तान का, हमारे लोगों की खून पसीने की कमाई से आप पले हैं वहाँ पे। हम हमारी खून पसीने की कमाई से पले, आज हमें आंखें दिखाते हैं आप। आज अरे क्या या बड़े देखे, और बड़े बड़े आतंकवादी देखे, अब जो देखे बड़े देखे। तू कहाँ से आ गया? कहाँ से बहस करने आ गया तुम? कोई आरएसएस, कोई चाइना। अरे चाइना की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, पहले पाकिस्तान से हम लड़ेंगे, तुम्हारे जैसे लोगों से लड़ेंगे।
आगे हर बात मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ। माजिद हैदरी, मेरा सवाल सुनेंगे आप? माजिद हैदरी, एक मिनट, आराम से माजिद हैदरी, मैं बहुत देर से सुन रहा था। अभी नलिन कोहली ने भी आपको जब बोला, आपने बोला मुझे पहले भारतीय बोले, अभी बिट्टा साहब ने बोला, आपने बहुत ही डंके की ताल ठोक कर बोला कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं। अगर आप वाकई हिंदुस्तानी हैं सर, आप हैं, मैं आप भरोसा है, तो आप बोलिए आतंकवादी रियाज नायकू अच्छा हुआ मारा गया। एक अगर ये लाइन आप बोल दें। आतंकवादी साध्वी प्रज्ञा, आतंकवादी रियाज नायकू मारा गया, बहुत अच्छा हुआ। ये अगर आप बोल सकते हैं तो ठीक, अगर आप नहीं बोल सकते तो सर मुझे भी डाउट होगा, फिर माफ करिएगा, मैं भी डाउट करूंगा। आतंकवादी रियाज नायकू, चीखे नहीं, सवाल सुनिए, ताल ठोक के सवाल नहीं छोड़ूंगा। आतंकवादी रियाज नायकू 72 हूरों के पास गया, जहन्नुम पहुंचा, अच्छा हुआ। आतंकवादी रियाज नायकू मारा गया, 72 हूरों के पास पहुंचा, जहन्नुम पहुंचा, अच्छा हुआ। बस इतना बोल सकते हैं तो मैं भी आपको मान लेता हूं, बोल सकते हैं। देखें, मैं नलिन कोहली जी की दिल से इज्जत करता हूं। मैं इनसे आज सवाल पूछता हूं, नलिन कोहली जी, इज्जत का ड्रामा मत करिए। हेमंत करकरे शहीद आतंकवादी रियाज नायकू मारा गया, ये तुम इज्जत करते हो, क्या वो ये आप इज्जत करते हो? आतंकवादी रियाज नायकू जहन्नुम पहुंचा, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, आतंकवादी रियाज नायकू मारा गया। बस इतना बोल दीजिए। नहीं बोल सकेंगे, एक आखिरी मौका दूंगा, नहीं बोल सकेंगे फिर हमेशा डाउट होगा सर आप पर। अगर आप आतंकवादी को आतंकवादी बोलने में आपको शर्म आ गई तो आप पर डाउट करना पड़ेगा। माजिद हैदरी, माजिद हैदरी, कोई देशवासी मारा नहीं जाना चाहिए। ये कौन सा देशवासी आपका? आपका कौन सा देशवासी? रियाज नायकू, आतंकवादी रियाज नायकू कौन सा आपका देशवासी? मुझे किसी गोडसे से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो फिर ठीक है, तो फिर ठीक है। रियाज नायकू आपका भाई था, का पुतला जलाने वाला रियाज नायकू आपका भाई था। देखें, हर देशवासी मेरा भाई है। रियाज नायकू आपका भाई था, मेरे भाई हैं, वो भी चलिए मेरा ठीक है, भाई बात खत्म हो गई ना। फिर आप भी उसी श्रेणी में हुए ना। वो बंदूक उठाकर जिहाद करते हैं, आप लोग बौद्धिक जिहाद करते हैं। फर्क समझ में मुझे आ गया। वो लोग बंदूक उठाकर जिहाद करते हैं, आप लोग टीवी डिबेट्स में बौद्धिक जिहाद करते हैं, ये वैचारिक जिहाद करते हैं आप लोग। और आप लोग ज्यादा खतरनाक हैं, आप लोग ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि आतंकवादी तो सामने दिखता है, जिसको मारा जा सकता है। आतंकवादी सामने दिखता है। ये जो बौद्धिक जिहाद है ना, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, वो करते हैं आप लोग। के सेना, के सेना आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक तो ये देखिए अमन जी, करती है, जिन्होंने मेरे बिट्टा जी जैसे सर आईएसआई बड़ा खतरा है कारण है के लिए। क्या बड़ा खतरा है? एक मिनट रुकिए माजिद हैदरी, एक और सवाल। आई चैलेंज यू, मेरे एक भी सवाल का जवाब आप दे दे। आपके लिए क्या बड़ा खतरा, आईएसआई या आरएसएस? क्या चीज? क्या चीज? सवाल नहीं पूछता है ना मेरा, ताल ठोक के, यही तो टेंशन है। आपके लिए क्या बड़ा खतरा, आईएसआई या आरएसएस पूछना चाहते हैं आप? और तीसरा बड़ा खतरा बजरंग दल। पहला बड़ा खतरा क्या, आईएसआई या आरएसएस? पहले आईएसआई, फिर आरएसएस, फिर बजरंग दल, फिर बीएसपी। के सेना। तो फिर आईएसआई को निपटाइए पहले, पहले आईएसआई को निपटाइए। घर की लड़ाई है, घर की लड़ाई है, आपस में निपट लेंगे। वैचारिक विरोध हो सकता है, लेकिन वैचारिक आतंकवाद मत फैलाइए, वैचारिक विरोध करिए। रियाज नायकू आतंकवादी था, आतंकवादी की मौत मरा। जो बंदूक उठाएगा सीधे जहन्नुम जाएगा, याद कर लीजिए अच्छे से। जो आप क्यों नहीं उठाते बंदूक? फिर देशवासी था, आप क्यों नहीं उठाते बंदूक? वो मेरा देशवासी भाई था। आपका देशवासी, बहुत अच्छा, आपका देशवासी। चलिए आज मैं आप जैसों को ना एक्सपोज करता हूं। आपका देशवासी, आप क्यों नहीं उठाते बंदूक? आप क्यों नहीं उठाते बंदूक? उठवाते हैं ना, उठाते क्यों नहीं है? मैं क्यों उठाऊं? तो फिर जिसने उठाई वो ऊपर जाएगा, आतंकवादी जिसने उठाई वो ऊपर जाएगा। मैं क्यों उठाऊं? कश्मीरी बच्चों को बरगलाते हैं आप लोग। पत्थर उठाइए, बंदूक उठाइए, मैं क्यों उठाऊं? बंदूक उठाइए, पत्थर उठाइए, मैं क्यों उठाऊं? बंदूक गोडसे ने चलाई। छोड़िए ना सर, कहां गोडसे पहुंच रहे हैं। एक सेकंड में आप जैसों की पोल खोल दी मैंने। महात्मा गांधी कश्मीरी बच्चों को बंदूक उठवाएंगे, कश्मीरियों के हाथ में पत्थर थमाएंगे और उनका महिमा मंडन करेंगे। मैं पूछता हूं, आप उठा लीजिए, आपने क्यों उठाई बंदूक? आपने क्यों उठाई बंदूक? चलिए बंदूक उठाएंगे, क्या हाल होगा जो रियाज नायकू का हुआ। के सेना हो गया सर, हो गया के सेना हो गया। आज के लिए इतना बहुत है। के सेना
अमन जी, हम आते हैं डिबेट। इनका क्या होगा सर? मेरा तो सवाल है, ये आतंकवादी मरे, आतंकवादी तो मरने के लिए आए हैं, जो बंदूक उठाएगा जहन्नुम जाएगा। आतंकवादी मरेंगे तो इनके हमदर्दों का क्या होगा? ये तो कहीं के नहीं रहेंगे, ना घर के ना घाट के। इनका क्या होगा? ये तो कहीं के नहीं रहेंगे। ये देखिए, मेरा मानना है, आतंकवादी को तो मैं बहुत अच्छा मानता, जो बंदूक उठा के घूमते हैं, आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं और मारे जाते हैं। मगर माजिद हैदरी ऐसे लोग कितने सालों से वो आतंकवादी से ज्यादा, इनको मैं व्हाइट कॉलर टेररिस्ट कहता हूं, जो कि पीछे घूमते हैं आरएसएस के पीछे किसी या दूसरी बातों में, और साइड लेते हैं पाकिस्तान की, सैयद सलाहुद्दीन की, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल की। सुने, मैं डिबेट पे आता हूं। देखिए, बात आज है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपने दी है कि उस पर हमला हुआ और वो घायल है। देखिए, तीन पॉसिबिलिटी हैं। एक तो है कि आईएसआई ने किया, दूसरी पॉसिबिलिटी है इंटर तंजीम लाइब्रेरी, और तीसरा है जो रॉ के लोग बोल रहे थे, उन्होंने इशारे में बहुत बड़ी बात कह गए। तो तीन पॉसिबिलिटी है। मैं पहली पॉसिबिलिटी आईएसआई का लेता हूं कि वो डिबेट उसके ऊपर में है। देखिए, सैयद सलाहुद्दीन यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का चेयरमैन था। यूनाइटेड जिहाद काउंसिल सारे तंजीमें, और आपके चैनल में ही दिखाई जा रही थी, 9 तंजीमें हैं। हम तीन जम्मू के नाम देते हैं। उसके अलावा जो आज में तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान को दांको दम करता था, आज उसके साथ उसका नाम बहुत बड़ी तरह, चाहे अलकायदा के साथ में क्या ये, तो वो उसका चेयरमैन था। उसके ऊपर यदि हमला होता है, और कहां होता है, ये रावलपिंडी में होता है। रावलपिंडी में हमला आपने बताया, गली नंबर 8 में हुआ है हमला, और वो घायल है। देखिए, आपको मौलाना मसूद अजहर के बारे में पता होगा, जब बालाकोट हुआ उसके बाद पाकिस्तान ये कहता, उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि वो गायब है अपनी फैमिली के साथ। मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान के आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, और एफएटीएफ में बोलता है कि उसका पता नहीं है, जबकि उनके सेफ हाउस में है। अब इसके ऊपर हमला करके इसको दी सेफ हाउस। अब चुप हो जाओ मेरे भाई चुप हो जाओ, कुछ अच्छी बातें कर ले जो लोग सुनना चाहते हैं। पहले आप वो जवाब दीजिए। देखिए, नहीं, मैं पूछूंगा, आप जवाब छोड़ा क्यों? अरे तुम्हारे लिए मैं नहीं बैठा हूं, अमन चोपड़ा एंकर हैं। अरे आपको तो मैं बोला, आप व्हाइट कॉलर टेररिस्ट हैं। बिट्टा साहब ने तो बोल दिया, आपके कॉलर तो सबसे पहले पकड़नी चाहिए। व्हाइट कॉलर टेररिस्ट जो पाकिस्तानियों के हर चीज के ऊपर में, आज इनको प्रॉब्लम यह है कि सैयद सलाहुद्दीन के ऊपर हमला हुआ है। तीसरी पॉसिबिलिटी यदि साहब कहते हैं तो मैं तो बहुत बड़ा खुश हूं। माजिद हैदरी, जब आपके ऊपर कार्रवाइयां होंगी, जैसे बिट्टा साहब कह रहे थे, 10 दिन में कहूंगा हमने पूरी कश्मीर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। 80 आतंकवादी मारे गए हैं। रियाक नाजुगू, जिसको आप कहते हैं ना मेरा भाई, कहते हैं ना मिलिटेंट, क्या आपका वो रहनुमा जो मारा गया, उसको आप बोल नहीं पाते। अमन चोपड़ा ने आपसे पूछा कि एक बार बोल दो तुम, एक बार बोल दो। अभी ये पकड़ा गया आईडी के साथ सेंट्रो इस्माइल है ना पाकिस्तानी फौजी भाई, बोलो फौजी भाई पाकिस्तानी आतंकवादी है, बोलो इस्माइल आतंकवादी है, बोलो वो तो पाकिस्तानी है। राइक नायकों को नहीं बोल पाते तुम, बोलो तुम नेशनल टीवी में बैठे हो। अरे कश्मीरी, आप अपने को कहते हो कश्मीरी? नलिन कोहली, अरे बोलो, इस्माइल का नाम सुना है? नलिन कोहली और उज्जवल निकम, आखिरी आप लोगों के हो गया सर। नलिन कोहली और उसके बाद उज्जवल निकम। नलिन कोहली, मैं फिर वही सवाल कहूंगा सर, आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक ना ये आतंकवादियों के जो रहनुमा है ना, जो हमदर्द हैं, कश्मीर घाटी आतंक मुक्त हो जाएगी। मैं जानता हूं सर, होगी आतंक मुक्त, आतंक की कमर टूट रही है, रोज आतंकी मर रहे हैं, लेकिन ये भी तो लोग हैं सर, ऐसे भी कुछ लोग हैं, वो ज्यादा डेंजरस है, जो सामने नहीं आते, छुप कर वार करते हैं। देखिए, ऐसा इसके 2 पहलू हैं। एक है, आप याद करिए कोझिकोड में, मुझे अगर याद है, केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक खुला न्योता दिया था पाकिस्तान को कि आइए ना, अगर हमें कंपटीशन रखना है तो गरीबी हटाने की बात करें। हमारी लड़ाई पाकिस्तान की जनता से नहीं है, उन्होंने कहा। उन्होंने दोस्ती का हाथ दिखाया, कहा हमारी उस सोच के खिलाफ है जो भारत में दखलंदाज करता है, और उस सोच के लिए कई ऐसे उन्होंने क्रिएट किए हैं सेल्स और लोग जो उसमें जहर घोलने का काम करते हैं।
जम्मू कश्मीर के अंदर में अब तो अलग अलग राज्य बन गए, उसमें यूनियन टेरिटरीज हो गई, उसमें बड़ा स्पष्ट है कि आम जनता जो है वो जिंदगी चाहती है, अमल चाहती है, काम चाहते हैं, विकास हुआ, वहां खुशहाली है। जो बात होती थी कश्मीरियत की, जमहूरियत की, इंसानियत की, जो अटल जी ने कहा, उसको आगे बढ़ाकर बढ़े। लेकिन दिक्कत क्या है, एक छोटा तबका है जिसका बिजनेस मॉडल है कि वो इन बातों को लाए, आतंकवादियों के लिए फ्रंटलाइन काम करे, बीच में दखल अंदाज करे। ये एक छोटा तबका है, ये एक्सपोज भी हो रहा है और जो बंदूक उठाते हैं वो खत्म भी हो रहे हैं, जैसे जनरल साहब। ठीक है सर, उज्ज्वल निकम, ये आईएसआई और टेररिज्म, आईएसआई और टेररिस्ट के बीच की फूट भी तो बताती है। अमन जी, ये बात बिल्कुल सही है कि सलाउद्दीन एक ऑर्डिनरी टेररिस्ट नहीं है। वो चेयरमैन जो है यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, वो चेयरमैन यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का चेयरमैन है। और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का मेन फंक्शन था कि हमारे देश में आतंकवादी स्पेशली कश्मीर वैली में किस प्रकार बढ़ा देना। जहां तक आज ऐसा की ये धारणा हो सकती है कि ये यूनाइटेड जिहाद फ्रंट कुछ काम नहीं कर रहा है और इसी वजह से उनमें कुछ फूट पड़ गई। हमारा जहां तक मेरा कयास है जी, जहां तक मैं आतंकवादियों को देख रहा हूं, वहां तक मुझे लग रहा है कि आईएसआई में भी दो गट पड़ गए। एक जो इमीडिएट वॉर करना चाहता है इंडिया से, दूसरा जो गट है वो कश्मीर के यंग लड़कों को पढ़ना चाहता है। और इसलिए आज हमें बहुत एक सावधानी से ये देखना होगा, ठीक सर, कि सलाउद्दीन को अटैक की क्या वजह और उसके लिए हमने क्या काउंटर चेक करना चाहिए। मुझे लगता है ये बड़े आज दी रेजिस्टेंस फ्रंट, ये टीआरएफ एक आतंकवादी संगठन खड़ा किया गया है। दी रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ, पैरेलल हिजबुल के, पैरेलल हाफिज सईद और पैरेलल सलाउद्दीन के। इस वजह से भी अटैक किया गया सलाउद्दीन पर, ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि कश्मीर में नाकाम, इसलिए आतंकियों का काम तमाम। यूज एंड थ्रो, जो नलिन कोहली ने कहा ना, ये आतंकवादियों के लिए यूज एंड थ्रो पॉलिसी है। आईएसआई के लिए जान दो या जान लो या जान दो, यही चीज है। नहीं हो पा रहा है तो इसलिए अटैक। बहुत बहुत शुक्रिया बिट्टा साहब, आपका खास तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए आज। उज्ज्वल निकम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नलिन कोहली, माजिद हैदरी साहब और साथी के सिन्हा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ताल ठोक के देख रहे थे आप। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें।